अभी तक टेक्निकली इस ओपिनियन को कैसे केंद्र सरकार तक पहुंचाना है, ये अभी तक ज़्यादा लोगों को टेक्निक ही नहीं पता है। इसीलिए आज इस मंच में टेक्निकली हमारा ओपिनियन को, हमारा रिप्रेजेंटेशन को केंद्र सरकार के पास कैसा पहुंचाना है, ये बात ज़रा 5-10 मिनट में ख़त्म करेंगे। बाद में बाकी लोग आपका ఉద్దేశ్ बोलने के लिए तैयार रहिए। టెక్నికల్గా మనకి ఇప్పటికీ చాలామందికి మన రిప్రజెంటేషన్ ఎలా పంపించాలనే దాని మీద చాలా ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళకి టెక్నికల్గా ఇబ్బంది ఉంది. ఒక 5-10 నిమిషాల్లో మనం టెక్నికల్ విషయంలో ఒక అవగాహనకి రావడానికి చిన్న ప్రజెంటేషన్ ఉంది. టెక్నికల్ ప్రజెంటేషన్ అయిన తర్వాత మీ ఉద్దేశాలు, మీ ఒపీనియన్స్ని షేర్ చేసుకోవడానికి మనకి చాలా టైం ఉంది. కాబట్టి ఒక 5-10 నిమిషాలు టైం ఇస్తే మనం టెక్నికల్ ప్రజెంటేషన్ అయిన తర్వాత మీ అభిప్రాయాన్ని స్వీకరిస్తాం. థ్యాంక్ యూ. ఓకే రవి, క్యారీ ఆన్. जैसे कि हम सभी को पता है, हम तो विरोध तो करना चाहते हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं, क्या लिखना है, कहाँ जाना है, सब थोड़ा हमको थोड़ा कंफ्यूजन है। तो इसीलिए हमारे साथ हमारे आदिवासी साथी हैं जो कि स्टेचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में बना है उसका विक्टिम्स लोगों ने बनाए हैं। तो उन्हीं साथियों में से एक हमारे साथ है केयूर दादा। केयूर जी, आप अभी अपना प्रेजेंटेशन का बारे में बोलिए, और जो भी साथी सुनना चाहेंगे, क्योंकि मैं और एक बात क्लियर करना चाहूँगा, जो ड्राफ्टिंग है, ड्राफ्टिंग को हम लोग फाइनल करेंगे। उस ड्राफ्टिंग को वो जो लिंक है उसी में ही अपलोड किया जाएगा। आपको सिर्फ आपका नाम, फोन नंबर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट इतना ही डालना है, और उसके बाद ऑटोमेटिकली जाएगा। आप जिस भी मंत्रालय या जहाँ भी भेजना चाहते हैं वहाँ क्लिक करने का ऑप्शन भी रहेगा, सिर्फ क्लिक करना है, भेज दीजिएगा, बस सबमिट करना है, ऑटोमेटिकली वो जाएगा। तो उसी के तहत ये अभी केयूर भाई हैं हमारे साथ, केयूर दादा फ्रॉम गुजरात, उनको अभी निमंत्रण करूंगा कि वो अपना बात रखे। केयूर जी, जोहार, जय आदिवासी जी। पहले 2 मिनट यूसीसी के बारे में बोल लेता हूँ, एंड देन आफ्टर आई जस्ट कंप्लीट इन 5 मिनट, ज्यादा नहीं लूंगा टाइम। ओके, आजादी के बाद से लेके अब तक ट्राइबल के ऊपर कितने लॉ बने हुए हैं, ट्राइबल के प्रोटेक्शन के लिए कितने लॉ है। लाइक आप ले लो, एट्रोसिटी ले लो, हमारे रिचुअल्स को बचाने के लिए कस्टमरी लॉ ले लो, मैरिज एक्ट क्या हमारा हिंदुइज्म में बाय डिफॉल्ट डाला गया है। फिर काफी सारे इक्वालिटी के लिए काफी सारे हमको प्रोटेक्शन दिए गए मीन्स हर एक जगह। दूसरा चीज मालिकाना अधिकार, एफआरए वो ही रिप्रेजेंट करता है कि जो जहाँ पे है उसका वहाँ पे मिल जाना चाहिए ट्राइबल को, बराबर। और लैंड के अलग अलग स्टेट के हिसाब से ट्राइबल की लैंड का अलग से रूल होता ही है, बराबर। तो इतने सारे लॉ होने के बाद भी हमारी अंदर कैसी हालत है देश के अंदर, जबकि हम मूल मालिक है, बराबर। और कहीं पे भी ले लो देश में, गुजरात के ट्राइबल बेल्ट में ले लो, आप एमपी में ले लो, महाराष्ट्र में ले लो, हर एक किस्से बोलने जाऊंगा तो यहाँ पे पूरा टाइम कम हो जाएगा। अभी मणिपुर में ले लो, क्या चल रहा है, हर देश के हर एक कोने में हर एक जैसे ही हालात है। तो प्रॉब्लम एक तरीके का ही है, हम सबको उसको सिंक करके चलना है। तो क्या अभी देख लो, इतने सारे लॉ संविधान के अंदर होने के बावजूद हमारी ये परिस्थिति है, तो यूनिवर्सल करने का टाइमिंग है। भले संविधान में 44 कलम दिया हो, हमारी नीड ही नहीं है। तो एक सिंपल बात में कि यूसीसी हमको नहीं चाहिए, दैट्स इट, हमको और कुछ नहीं करना। ओके, अभी और एक चीज इसके अंदर लिंक करना चाहूंगा कि यूसीसी अगर अप्लाई भी करता है तो मीन्स ट्राइबल की आइडेंटिटी के रूट्स को उखाड़ फेंकने का काम है। मीन्स ट्राइबल है ही नहीं, हर कोई एक ही जगह पे है, बराबर। तो इससे ये लोग, उनको लग रहा है कि उनका जो भी एजेंडा हो, हिंदू राष्ट्र का हो या अगर कोई भी हो, उनसे इतना ही इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, सिर्फ ट्राइबल ही खत्म नहीं होने वाले, उनसे हमारा एनवायरनमेंट पूरा डिस्टर्ब होने वाला है, जो ऑलरेडी हो चुका है। आप अभी न्यूज में देखोगे तो उत्तराखंड और हिमाचल के अंदर कैसे हालत है, वो देश के हर एक जगह पे है, क्लाइमेट की साइकिल हर जगह पे बिगड़ी हुई है। तो हमें कहीं ना कहीं हमारे अपने आप के रिप्रेजेंटेशन में एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं लिंक करना ही करना है। फिर जो है वो वर्बली हो, स्पीच में हो, आपके प्रोटेस्ट के अंदर हो, या फिर आपके रिटर्न में जहाँ पे भी आंदोलन जा रहा है उसमें एनवायरनमेंट का कोई भी पॉइंट हमारे ट्राइबल कल्चर से लेके जो भी हमारी जीवन शैली है, किसी भी जरा उसको लिंक करके उसके अंदर रखना है। ये एक कंपलसरी नीड है, तब जाके उनके थोड़े बहुत
कान खुलेंगे, नहीं तो विकास की नीति में हम बह के रह जाने वाले हैं। ओके चलो, ये मेरा यूसीसी के ऊपर सिंपल है कि हमको चाहिए ही नहीं। मैं यहाँ पे इसके ऊपर ज्यादा नहीं बोलूंगा, अभी टेक्निकल पे थोड़ा मूव करता हूँ कि मेरा अभी तक का जितना एक्सपीरियंस है, ट्रैवल पूरा इंडिया किया है, नॉर्थ ईस्ट छोड़ा हुआ है, वो कंप्लीट करने वाला था, लेकिन इस साल मेरे को लगा कि पूरे ग्राउंड में देख लेते हैं कि किस तरीके का माहौल है, कहाँ पे क्या चल रहा है। तो ग्राउंड पे काफी मतलब कौन कहाँ पे क्या खेल रहा है मेरे को वो देखना है, एंड उससे पेपर पे क्या इम्पैक्ट जा रहा है, सिस्टम क्यों नहीं मुड़ रही, इन सभी का रिसर्च करके एक थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम और जो भी लूप होल्स थे वो फाइंड किया हुआ था। तो एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल देता हूँ कि कोई भी मतलब अभी प्रोटेस्ट ले लो, देश के किसी भी कोने में प्रोटेस्ट चल रहा हो, तो उसमें अफेक्टेड एरिया में से या अफेक्टेड पीपल में से कितने लोग वहां पे प्रेजेंट रहते हैं। आप नोटिस करना, अगर थाउजेंड्स ऑफ पीपल हो गए तो उसमें से 250 लोग ही हाजिरी देंगे वहां पे प्रोटेस्ट के अंदर, और वो भी मीन्स 25% पीपल प्रेजेंट रहेंगे, उसमें से भी 10% हमारे जैसे जिसको सच में लगाव है अगली जनरेशन के लिए कि भाई हमको अपनी अगली जनरेशन को बचा के रखना है कैसे भी करके। अगर हम नहीं बोलेंगे पढ़े लिखे होके तो ये सारा जो भी चल रहा है ये तो खत्म ही करने वाले हैं हमको, वो वाला सीन है। तभी आज हम यहाँ पे एक मंच पे आके खड़े रह चुके हैं। तो इतना है, बाकी 75% पीपल जो हमारे ही लोग हैं, कहीं ना कहीं हमारे भाई बहन है या कोई भी है, वो समहाउ उसमें क्यों नहीं जोड़ते। तो मेरा मेन एज अ टेक्निकल पर्सन ऑल्सो इसको एंगेज करना है किसी भी देश की मूवमेंट के साथ, कि आप लोग भले कहीं पे भी हो, आप वहां पे भी रह के इस मूवमेंट को या पर्टिकुलरली जो भी हो उसको आप कैसे सहाय करो। तो उसके लिए हमने अभी लिटरली अभी मीन्स ये फर्स्ट ही होगा एंड ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है एंड सभी के लिए मीन्स मेरा ये जो दादा अभी तक बोल रहा है कि एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, वो हम आ चुके हैं कहीं ना कहीं। अब हमको काम एक स्टेप और आगे बढ़ाना है कि हमको एक विचार सरणी से सबको लेके चलना है, तब जाके हमारा कहीं ना कहीं रिजल्ट दिखेगा एंड हमारी बातों का इम्पैक्ट दिखेगा। तो अभी देखो कि 100% में से 25% लोग प्रेजेंट रह रहे हैं, उसमें से 10% हमारे जैसे थे, बाकी 75% मिसिंग है, और वो जो है वो मैक्सिमम यूथ है, उसमें से भी 60% अराउंड। तो कहना ये चाहता हूँ कि ये जो है जो यूथ है उसको क्या है कि कामकाज का बहाना होगा, किसी की पढ़ाई चल रही है कि किसी का, हर एक का मतलब है वो कहीं के जेन्युइन बंदे हो गए, लेकिन जो भी सिटी में माइग्रेंट हो गए हैं या कुछ है तो उनको नहीं लग रहा कि भाई हमको नहीं यार, हमको हमारा जीवन शांति से बिता रहे हैं ना। ऐसा नहीं भाई, कहीं ना कहीं आपकी आइडेंटिटी पे भी प्रहार है ही, वो आपको नहीं पता चलेगा, अभी थोड़े टाइम के बाद आपको रिजल्ट दिखेगा सीधा। तो उनको भी कैसे किया जाएंगे, तो हमने अभी इनिशियल स्टेज पे एक एक्सपेरिमेंटली अभी ये किया है कि एक लिंक जनरेट किया हुआ है, जो आप में कहीं पे भी अभी देखो मैसेज में देख लो, मैं एक सेंड करता हूँ एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। अभी इसमें कंटेंट डाला नहीं हूँ मैं, मैसेज एक मिनट, अभी आप इसको हाँ हो सके तो आप ओपन कर लीजिए, सीधा आपको ब्राउजर में जाएगा, वो गूगल में मतलब मैं फिर वो आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप के उस पेज पे, लेकिन कंटेंट रखने के बाद विद अट्रैक्टिव मैसेज। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, उस पे चेक लिस्ट के ऊपर क्लिक कीजिए, किस किस को भेजना है उसमें टिक मार्क कीजिए एंड आपके जीमेल के ऊपर वो मूव कर देगा पेज एंड पूरा कंटेंट लिखा हुआ आ जाएगा नीचे आपके नाम के साथ, आपको सिर्फ सेंड करना है। नाउ द चैलेंजेस की ऐसे तो देश में कई सारे लोग मीन्स ड्राफ्टिंग कर रहे हो गए या कुछ भी हो गया, तो हमारे पास भी एक लीगल है, आप अपना मीन्स अभी जो भी हम चर्चा करेंगे उसके बाद जो भी आपको ठीक लगे कि नेशनलाइज ये कंटेंट जाना चाहिए लीगल में, जो भी इसके साथ अगर है वो एक हमको पूरा अपना ड्राफ्टिंग दो, हम इसको उस कंटेंट को इसके अंदर मेल थ्रू आपको डाल के देंगे एंड सुबह तक आप 10 बजे अराउंड तक मेरे को वो सेंड कर दीजिए। उसके बाद हमारे पास टाइम भी काफी कम है, तो 1-1.5 दिन में जितना हो सके उतना उस मैसेज को मीन्स लिंक के साथ आपको फॉरवर्ड करवाना है। भाई बहन जितने भी हो, बच्चे बूढ़े जितने भी मतलब में ईमेल अकाउंट एक्सेस करने वाले हो, उनसे आप सीधा ये मतलब में काम करवा लीजिए, सिर्फ क्लिकिंग करना है। उससे क्या होगा कि एक सिंपल कैलकुलेशन है कि अभी हमारा न्यू पॉपुलेशन के हिसाब से एटलीस्ट आई गेस 20 करोड़ हम इंडिया में हो गए पूरे मिला के कहीं ना कहीं। तो उसमें से भी जो एंगेज हमारे जैसे जागरूक लोग हैं वो 10% लोग तो है ही,
बराबर, और उसमें यूथ भी कवर हो ही जाता है। तो हम उस सिर्फ 10% को भी पकड़ के चले तो 2 CRC अराउंड हमारे लोग हैं। अगर चलो मानो उसमें वहां तक हम नहीं पहुंच पाए, उसके भी 50% हम ले ले तो 1 CRC अराउंड हम अगर ये लिंक पहुंचा देते हैं तो हमारा मीन्स जो नंबर ऑफ विरोध का होना चाहिए ना, मीन्स अपोज करने का जो तरीका, वो सीधा वहां पे गवर्नमेंट पे दिखेगा कि ये क्या हुआ। अभी तक उनके पास है, वो सारों की मिला के वो सजेशन हो गए, मीन्स सारों की मिला के 18 लाख से 20 लाख अराउंड हुए हैं अभी तक। तो बाकी अगर हम 1-1.5 दिन में भी इतना करें, सिर्फ आपको 30 सेकंड जितना निकालना है, क्लिकिंग करना है, बात खत्म। कंटेंट होगा जो भी जेन्युइन होगा, क्योंकि यहाँ से वेरीफाई करने के बाद ही आपको वहां पे भेजा जाएगा। तो मेरा सिर्फ यही निवेदन है कि अभी के लिए हम इतना डेवलप किए हुए हैं तो इसको आगे बढ़ाए, फिर आगे जैसे जैसे हमको मुहिम चलानी है जिसी भी वे में नीड के हिसाब से हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते जाएंगे, आपको उसकी सर्विस का यूज करता जाना है। ओके, जोहार। थैंक यू केयूर भाई। आप सभी साथियों ने सुने कि मतलब वो जो एक लिंक है उन्होंने ऑलरेडी कमेंट बॉक्स में डाल दिए हैं, और अभी तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी वो डाल देंगे, लेकिन वो तब डालेंगे जबकि हमारा वो कंटेंट रेडी होगा, उसके बाद ही वो डालेंगे, क्योंकि अभी तक हमारा कंटेंट ना फाइनल नहीं हुआ है। कंटेंट मतलब जो मेमोरेंडम हम भेजेंगे, और मेमोरेंडम को एक जो लीगल टीम जो बनाएगी वो अप्रूव नहीं हुआ है, और ग्रुप में भी ना मैं एक भेज दिया हूँ, मतलब एक जितना बना हुआ है अभी वो एक भेज दिया हूँ, उसको भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। देखने के बाद अगर कुछ आपके मन में करेक्शन का कुछ भी है तो आप वहाँ सजेशन दे सकते हैं, वो भी ना आज या कल सुबह तक वो थोड़ा हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कल सुबह 10-11 बजे के बाद वो कंटेंट को हम फाइनल करके वो लिंक में डाल देंगे। आप उसके बाद हमारा वो लिंक ना ग्रुप में भी आ जाएगा, तब आप ना वो लिंक को क्लिक करिए और जितना हो सकेगा आप शेयर कीजिए। शेयर करके सिर्फ अपना नाम पता डाल के, और जहाँ जिस मिनिस्ट्री या पोर्टफोलियो में भेजना है उसमें क्लिक करना, 3-4 है वहाँ बॉक्स आएगा आपके पास, जहाँ जहाँ हमको भेजना है वो कंटेंट ऑटोमेटिकली चले जाएगा। एक मिनट रवि, తెలుగు में बोलूँगा। ఓకే, ఇప్పుడు తమ్ముడు చెప్పింది గుజరాత్ నుంచి. తను ఒక టెక్నికల్ డెవలపర్. తను ఏం చేశాడంటే మనం విడివిడిగా మన రిప్రజెంటేషన్ పంపించడం అనేది చదువుకున్న వాళ్ళకి లేదా మెయిల్ చేయడం ఇలా తెలిసిన వాళ్ళకి మాత్రమే సాధ్యమయ్యే పని. కానీ దాన్ని ఇంకొంచెం సులువుగా ఎలా చేయొచ్చు అనడానికి తను ఒక డెవలప్ చేశాడు, టెక్నికల్ డెవలప్మెంట్ని చేశాడు. ఆల్రెడీ ఒక సైట్ క్రియేట్ చేసి అందులో రిప్రజెంటేషన్ మనం ఏదైతే ఏకాభిప్రాయానికి వచ్చిన డిమాండ్ ఏదైతే ఉందో యూసీసీ మీద మనం అభిప్రాయం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఒక డ్రాఫ్ట్ రెడీగా చేసుకుని ఉంటుంది. ఎవరైతే పంపించాలనుకున్నారో వాళ్ళు జస్ట్ ఆ లింక్ని ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మన ఓన్ డీటెయిల్స్ మనం అందులో ఫిలప్ చేసేసి ఎవరెవరికి పంపించాలనుకునే అడ్రస్లు కూడా ఆల్రెడీ ఈ పేజ్లోనే రెడీగా ఉంటాయి. అంటే కంటెంట్ రెడీగా ఉంటుంది, అడ్రస్ రెడీగా ఉంటుంది. జస్ట్ మనం ఆ లింక్ ద్వారా ఓపెన్ చేసి మన ఓన్ అడ్రస్ని మన డీటెయిల్స్ని ఫిలప్ చేసి ఎవరెవరికి సెండ్ చేయాలనుకుంటున్నామో వాటిని టిక్ చేసి క్లిక్ కొడితే చాలు, డైరెక్ట్గా రాష్ట్రపతి దగ్గర నుంచి మనం ఎంతమందికి అయితే అధికారులకి లేదా ప్రతినిధులకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రతినిధులు పంపించాలనుకుంటున్నామో వాళ్ళందరికీ ఈజీగా ఒకేసారి ఒకే పిటిషన్ ఒకే రకంగా వెళ్ళేటట్టు చేయడానికి ఒక డెవలప్మెంట్ చేశాడు. ఇది ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ డెవలప్ చేయడానికి కూడా కారణం ఏంటంటే ఒక విషయంలో మనం సక్సెస్ అవ్వాలంటే మనం దాదాపు 10 కోట్ల పైగా ఆదివాసీ జనాభా ఉంటే అందులో అవేర్నెస్ ఉన్న వాళ్ళం 10% అనుకుంటే ఆ 10%లో ఇలా టెక్నికల్ అవగాహన ఉన్న వాళ్ళం కనీసం సగం వేసుకున్నా మనం రేపటి నుంచి ఎల్లుండి వరకు 2 రోజుల్లో కనీసం 1 కోటి రిప్రజెంటేషన్స్ గవర్నమెంట్ ముందు కనుక పెట్టగలిగితే ఇట్లాంటి ఈజీ వేలో గవర్నమెంట్ ఖచ్చితంగా మన గురించి ఆలోచించడం లేదా మనం సక్సెస్ అవ్వడం సాధ్యమవుతుంది. అత్యధికంగా మన పోస్టులు వెళ్ళాలి, అపోజ్ చేస్తున్నాం అనేది ఆదివాసీలు ఎక్కువ శాతం అపోజ్ చేస్తున్నారు అనేది అధిక మొత్తంలో చూపించడానికి ఇది ఒక ఈజీ వే. కాబట్టి ఈ టెక్నికల్ డెవలప్మెంట్లో రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఇంకా ఫైనలైజ్ కాలేదు, రేపు ఉదయానికల్లా అవుతుంది. కాబట్టి రేపటి నుంచి మనం ఈ లింక్ ద్వారా మనం రిప్రజెంటేషన్ పంపించడం ఈజీ అవుతుంది. కాబట్టి మన గ్రూప్లో కూడా ఇది సెండ్ చేస్తారంట తమ్ముడు, దాన్ని మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ సెండ్ చేసిన వాళ్ళకి పర్లేదు. థ్యాంక్ యూ.
ఇప్పుడు ఒపీనియన్స్ మిగతా వాళ్ళు ఎవరైతే హ్యాండ్ రేజ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ ఒపीनियंस తీసుకున్నాం. रवि अभी हैंड रेज किया है ना, उसका ओपिनियंस ले लेंगे पहले. हाँ बिल्कुल आप रवि जी हाँ क्लियर जी तो ये link अभी फॉरवर्ड करने मत बोलना, वो नया वाला आ जाएगा तब तक ये मत फॉरवर्ड करना, ये सिर्फ डेमोस्ट्रेशन के लिए दिया हुआ है अभी कुछ ఓకే ఓకే బోలా హూ భయ్యా. అభి ఏ మోడల్ హై. ఇప్పుడు పంపించిన లింక్ గ్రూప్లో ఇప్పుడున్న లింక్ డెమాన్స్ట్రేషన్ కోసం మోడల్ మాత్రమే. రేపు ఉదయానికల్లా రిప్రజెంటేషన్ అందులో రెడీ అవుతుంది. కాబట్టి రేపటి నుంచి లేదా లింక్ రేపు ఒరిజినల్ లింక్ మనకు వస్తుంది, అప్పటి నుంచి మనం రిప్రజెంటేషన్ ఫార్వర్డ్ చేయొచ్చు. ఓకే క్యారీ ఆన్ రవి. ओके तो जितने भी साथी हैं शायद सबको समझ में आ गया. अगर इसको लेकर टेक्निकल बात को लेकर कुछ क्वेश्चन भी रहेगा तो आप पूछ सकते हैं. और बाकी టెక్నికల్ డౌట్స్ ఏమన్నా ఉన్నా కూడా రేజ్ చేయొచ్చు. ओके हैंड रेजिंग पर्सन है पहला. अभी हैंड रेजिंग आपका श्रीनिवास जी है हैंड रेजिंग में. श्रीनिवास जी आप जरा बोलिए. श्रीनिवास जी और कोई लोग बात करना है तो जरा హ్యాండ్ రేజ్ करिए. ఎవరైనా మాట్లాడదలుచుకున్న వాళ్ళు మీరు హ్యాండ్ రేజ్ చేసి ఉంచండి మీ మెసేజ్ బాక్స్లో. శేషాద్రి ఆన్ ది లైన్ నెవరు గారు, శేషాద్రి ఆన్ ది లైన్ ఐ థింక్. ఓకే రామ నెక్స్ట్ అంటే ఆర్డర్లో వస్తున్నా సార్, పైన వరుసగా ఉన్నాయి ఇవి. రామారావు దొర గారు. వినబడుతుందండి? ఓకే 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 క్యారీ ఆన్. నాది సజెషన్ కాదు, నాది ఒక రిక్వెస్ట్. ఇప్పుడు చాలా కాలంగా నెహ్రూ గారు మీరు కొంచెం బ్రీఫ్ చేయండి. చిన్నదే అంటే చాలా కాలంగా మనము రాష్ట్రాల వారీగా ఎవరికి వాళ్ళు కొంత పని చేస్తూ ఎవరికి వాళ్ళు స్థానిక సమస్యల గురించి పనిచేస్తూ రావడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఉమ్మడి సమస్య, ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ఆదివాసులకు అందరికీ కూడా ఒకటే సమస్య వచ్చింది. ఈ దాన్ని दादा जरा माइक बंद करिए. గారు మీరు श्रीनिवास जी आपका माइक भी जरा बंद करिए. దీన్ని మనం ఉమ్మడి వేదిక కింద మనం ఇప్పటికైనా మనం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎవరికి వాళ్ళు కూడా చాలా పని చేస్తూ వచ్చారు ఇప్పటి వరకు కూడా. ఈ పబ్లిక్ నోటీస్ ఇష్యూ అయిన తర్వాత అందరూ కూడా పని చేస్తూ రావడం జరిగింది. కానీ మనం కొంచెం లేట్ కావడం వలన ఇక చాలా లాస్ అయ్యామనేది నాకు అనిపిస్తున్నది. కనుక ఇప్పటికైనా ఇప్పుడు మనం ఎక్కువ మొత్తంలో చేయాలంటే ఇప్పుడు మన టెక్నికల్ గా మన మిత్రుడు చేసినటువంటి దాన్ని మనం ఇప్పుడు ఏరియాని చేసుకోవాలంటే మనం నేను అనుకోవడం ఏంటంటే ఒక డిగ్రీ కాలేజెస్, యూనివర్సిటీస్ ఇలాంటి చోట్లన్నీ కూడా మనం అవసరమైతే మనమే అక్కడికి వెళ్ళి దీన్ని మోటివేషన్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉందనేది నాకు అనిపిస్తున్నది. నేను అనుకున్నది ఏంటంటే రేపటికే 15 డిగ్రీ కాలేజ్ ఆల్రెడీ మొదలు పెట్టాలని కూడా అనుకున్నాం. కనుక మనం ఇట్లా చేస్తే ఎక్కువ మొత్తంలో సజెషన్స్ మనం ఎక్కువ పంపించడానికి వీలవుతుంది అనేది. ముఖ్యంగా ఇప్పటికిప్పుడు 14వ తారీఖు వరకు అయితే ఖచ్చితంగా మనం ఈ లింక్ ద్వారా ఎక్కువ మొత్తంలో వెళ్ళేలాగా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు మన మిత్రుడు చేసిన టెక్నికల్ గా చేసిన లింక్ ద్వారా మనం కొంచెం ఎక్కువ పంపించడానికి వీలవుతుంది. కానీ మనకు అది అర్థం చేసుకోవడానికి మళ్ళీ సమయం కూడా కొంత తక్కువ ఉన్నట్టు ఉంది. కనుక మనం ఇమీడియట్లీ గా ఇదవ్వాలి. ఇప్పటి వరకే దాదాపుగా 9 రాష్ట్రాల నుంచి ప్రతినిధులు పాల్గొనడం అనేది ఇంత షార్ట్ టైంలో ఇది మనం చాలా ఎక్కువ ప్రభావితం చేయగలిగాం అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది. కనుక ఈ విధంగా ఎంత ఎక్కువ చేయడానికి ముఖ్యంగా గౌరవనాయుడు గారు కూడా అదే విషయం చెప్పారు.
మనం ఇమీడియట్గా ఈ సందర్భంలోనే ఒక కోఆర్డినేషన్ కమిటీ కూడా మనం చేసుకోవాల్సింది. 10 రాష్ట్రాల నుంచి కొంతమందిని కోఆర్డినేషన్స్ పెట్టుకొని ఈ 14వ తారీఖు అనంతరం మనం ఎక్కడో ఒక దగ్గర దేశవ్యాప్తంగా మన నేషనల్ కమిటీ ఒకసారి కమిటీలా కూర్చున్నదానికి ఒకటి ప్లాన్ చేస్తే బాగుంటుంది నాకు అనిపిస్తుంది. రిక్వెస్ట్ ఇది చేయాలని చేస్తే బాగుంటుంది అన్నది. థ్యాంక్ యూ. ओके, अभी आंध्रा से रामाराव द्वारा दादा ने बताया है, अभी तक अलग अलग मुद्दा पकड़ के अलग अलग राज्यों में अलग अलग इश्यूज पकड़ के काम करता था. अभी हम सब मिलकर एक ही काम करने का ज़रूरत आ गया है. इसमें अभी हमने ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन अपोज करने के लिए एक अच्छा सुविधा ने हमारा भैया ने दिया है. उस भैया को पकड़ के और ज़्यादा करना है तो हम डायरेक्टली डिग्री कॉलेजेस को स्टूडेंट को पकड़ के ये 2 दिनों में यूनिवर्सिटी लेवल में जाके नया युवा साथियों के साथ अपील करवाने से ये रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा से ज़्यादा अपोज करने का रिप्रेजेंटेशन भेजने का काम किया तो जल्दी ज़्यादा कर सकते हैं. ये हमारा सोचना है बोल के आंध्रा से दे दिया है रामाराव जी ने. और एक मुद्दा पकड़ा है, इतने कम वक्त में 2 दिन कल ही हमने लिंक भेजा है परसों शाम को. इतने जल्दी लगभग 9 राज्यों से लगभग 120 मेंबर्स एक्टिविटी मेंबर्स ने हम इकट्ठा होकर इतना ज़्यादा डिस्कस कर रहा है. ये बहुत अच्छा मौका है. इसी के साथ बाबूराव नायडू जो प्रपोज़ल दिया है, हम नेशनल लेवल में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का, वो भी ज़रा सोचिए बोल के अपील किया है. थैंक यू रामाराव जी, जय सेवा. और एक साथी अभी श्रीनिवास जी, आप कुछ बोलेगा क्या? एक मिनट में कंप्लीट कर दीजिए श्रीनिवास जी, ज़्यादा लोग हैं. हेलो, हाँ, मैं जिग्नेश बोल रहा हूँ गुजरात से. हेलो हेलो, हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है ना? हेलो, हाँ, ठीक है. एक्चुअली मेरे को कुछ कंसर्न है और जितने भी इस ग्रुप में एडवोकेट्स है उनसे एक सजेशन उनको एक 2-3 चीजें सजेस्ट करना चाहता हूँ. मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब उसमें कौन सी चीज इसमें ऐड होती है. पहले तो एक इंसान व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में जो मामला होता है वो व्यक्ति और संस्था के बीच में, व्यक्ति और कोई ऑफिस है या कंपनी है उसके बीच में, कोई कम्युनिटी और दूसरी कम्युनिटी, ये दोनों के बीच में जो भी मामले होते हैं वो सारे मामले कहाँ आएंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड में आएंगे. तो 2-3 चीजें मेरी कंसर्न की बात है. एक तो पहला हमारा जो एक्ट है ये SC/ST एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट, जो SC/ST ग्रुप के कम्युनिटीज और बाकी कम्युनिटीज के बीच में होता है. तो आफ्टर जो UCC या ये UCC लाते हैं तो उसके बाद इस लॉ का क्या होगा, ये मेरा पहला कंसर्न है. इसके बारे में हमें आवाज उठाना चाहिए कि ये इसमें क्या होगा. मतलब इसमें सोच सकते हैं कि इसके बारे में भी सुझाव देना कि इसका स्टेटस आफ्टर द UCC अगर ये लोग लाते हैं, हमको विरोध तो करना ही है, अगर ये लाते तो उसके बाद ये इसका क्या स्टेटस रहेगा. और दूसरी चीज ये लैंड के रिलेटेड है. जैसे कि लैंड हमारी जो होती है आदिवासी क्षेत्र में जो लैंड होती है वो आदिवासी ही ले सकते हैं, ऐसा अभी लॉ है. तो सिविल मामले जो होते हैं उसमें लैंड का भी एक प्रॉपर्टीज के रिलेटेड भी लॉज है. तो उसमें ये UCC क्या लाती है, मतलब UCC में इसमें क्या बदलाव आएंगे, ये 2 चीजें बहुत मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बोल सकते हैं कि सोचने लायक है कि अगर इसमें बदलाव करेंगे तो हमारी सारी जमीन है वो सब लोग ले पाएंगे, है ना. तो उससे क्या होगा कि आदिवासी विस्तार जो है उसमें हमारी जमीन आदिवासी समूह होता जाएगा, जंगल की जमीन है. तो ये कंसर्न है कि लैंड एक्वाइजिशन कैसे होगा. अगर इसमें भी ला रहे हैं तो फिर ये सारी चीजों का 2 चीज है. एक तो एट्रोसिटी एक्ट का क्या स्टेटस रहेगा आफ्टर द UCC और ये लैंड एक्वाइजिशन. बाकी बहुत सारी चीजें हैं इसमें कि मैरिज रिलेटेड है, सेपरेशन, डिवोर्स, फिर गुजारा भत्ता, ये सारी चीजें तो है ही. लेकिन मेरे हिसाब से ये 2 चीजों को भी इंक्लूड कर लो कि आफ्टर SC/ST एक्ट
एट्रोसिटी एक्ट 1989 उसका क्या स्टेटस रहेगा लैंड एक्वाइजिशन के बारे में। ओके, धन्यवाद दादा। तेलुगु में बोल रहा हूँ। చాలామంది అడ్వకేట్స్, లాయర్స్, ఆదివాసీ లాయర్స్ ఇప్పుడు మనతో ఉన్నారు. అందరూ ఒకసారి ఈ యూసీసీ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అనేది ఏ అంశంలో ఆదివాసీ సమాజాన్ని లేదా ఆదివాసీల ప్రత్యేక హక్కుల్ని, చట్టాల్ని ప్రభావితం చేస్తుంది అనేది కొంచెం డీటెయిల్గా మన సమాజానికి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పే బాధ్యత తీసుకోవాలని చెప్తూనే తను గమనించిన ఎక్కువ ప్రభావితం అవుతున్న 2 అంశాలని తను ప్రస్తావించారు. ఒకటి, యూసీసీ గనక ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి వస్తే ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసు విషయం ఏమవుతుంది, దాని మనుగడ ఏంటి, దాని ద్వారా మనకు వచ్చే రక్షణ ఏంటి. రెండో విషయం, ల్యాండ్ రైట్స్. ఆదివాసీ ప్రాంతంలో ప్రత్యేకమైన ల్యాండ్ రైట్స్ ఉన్నాయి, భూమి హక్కులు ఉన్నాయి, భూమి రక్షణ హక్కులు ఉన్నాయి. అవి ఆ హక్కుల మనుగడ ఏంటి, అలాంటప్పుడు భూమిని మనం కాపాడుకునే పరిస్థితి ఏంటి, ఈ రెండింటిని ఎక్కువగా మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. వీటి మీద ఎక్కువ మన ఎవరైతే లాయర్స్, అడ్వకేట్స్ ఉన్నారో దీని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేసి మన సమాజానికి అవగాహన ఇవ్వాలనేది తను కోరారు. ఇంకా మిగతా విషయాలు ఏది దత్తత తీసుకోవడం ఇలాంటివన్నీ చాలా ఉన్నాయి, కానీ ఇవి చాలా సీరియస్ ఇష్యూస్ మనకి అని తను ప్రస్తావించారు. ధన్యవాద్ జీ, థ్యాంక్ యూ. अभी शेषाद्री जी, आंध्रा से शेषाद्री नायडू जी है. हमको टाइम नहीं है, भी थोड़ा देखिए, 10 मिनट है. ఓకే ఓకే. శేషాద్రి గారు, మైక్ ఆన్ చేసుకొని 1 నిమిషంలో మీ సమాచారాన్ని కంప్లీట్ చేసుకోండి. ओके, सभी को इधर आज की मीटिंग में इकट्ठा हुआ सभी सदस्यों को मेरे तरफ से नमस्कार, जय आदिवासी जी. आज यह बहुत शुभसूचक के विषय है. हम पूरा राष्ट्रीय स्तर में सब लोग और राज्य से सब लोग इधर मिलकर यह जो मीटिंग कर रहे हैं बहुत शुभ परिणाम है. यह अभी सब लोग राष्ट्रीय स्तर पर जो यूसीसी अब एक मुख्य समस्या है, इस पर जो हम लोग एटेंशन ले रहे हैं और जो एक नेशनल लेवल में एक निर्णय लेकर सब लोग आगे एक एक्शन प्लान बनाने कर आगे चलना बहुत अच्छी बात है. इसी तरह से सभी विषयों पर हम लोग नेशनल लेवल का कंटिन्यू करना चाहिए और इससे आगे बढ़ाने के लिए, इस तरह आगे बढ़ाने के लिए सब लोग शामिल होकर आगे जाएंगे. और मुख्य रूप से मेरे सजेशन है कि హలో जी बोलिए बोलिए నెహ్రూ గారు వినిపిస్తుందా? बोलिए बोलिए. ఓకే ఓకే ఓకే, క్యారీ ఆన్. ओके ओके. मुख्य रूप से मेरे सजेशन है कि 3 विषयों में हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं सर. पहला, नेशनल लेवल में हम लीगली वी आर वेरी वीक. इसका कारण यह पता चल रहा है कि जीवो नंबर 3 में नेशनल लेवल का जो 18 इयर्स आर्गुमेंट होने पर भी हम लोग को जीत नहीं पा रहे हैं. इसके लिए हमारा आर्गुमेंट में एक स्ट्रेंथन आर्गुमेंट भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट लेवल में हम लोग सुनाई दे पाए हैं. इसलिए नेशनल लेवल में हम लोग लीगली स्ट्रेंथन होनी चाहिए. ये मेरा पहला सजेशन है. दूसरा है कि आर्थिक रूप में भी नेशनल लेवल हम लोग फाइनेंस रूप में भी एक इकट्ठा करना चाहिए सर. फंडिंग भी एक ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल रूप में हम लोग नेशनल लेवल पे भी फाइनेंस तो हम लोग को कलेक्ट करके एक पास रखकर हम लोग नेशनल लेवल एक्टिविटीज दिल्ली के स्तर पर हम लोग नेशनल लेवल एक्टिविटीज करने के लिए प्लान करना चाहिए.
मतलब हम लोग जो अपने अपने राज्यों में अपने अपने प्रांतों में हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, किंतु ये तो लोकल के जो रीजनल लेवल ही इसका कम हो रहा है, मतलब वो इसका वो लिमिट हो रहा है। इसका नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल में इसका चर्चा नहीं हो रहा है। इसलिए नेशनल लेवल का जो कार्यक्रम वो करना चाहिए। इसके लिए फाइनेंस का बहुत आवश्यक पड़ रहे हैं, ये भी जरूर है। तीसरा सूचना है कि हम लोग जो नेशनल लेवल का जो अपना लीडर्स को तैयार करने चाहिए। मतलब जो हर राजकीय पार्टियों पॉलिटिकल पार्टीज में हैं, वो लोग अपने अपने पार्टी के निर्णय पर चल रहे हैं, बल्कि आदिवासियों के तरफ से कोई भी अपना जो अपना ओपिनियन, अपना वॉइस तो नहीं सुनाई दे रहा। इसलिए नेशनल लेवल का एक प्लेटफॉर्म भी हम लोग बनाना चाहिए। तो ये 3 सेशन बहुत मेरा सोचना है कि यूसीसी के रूप में, यूसीसी के लिए हम लोग इतना बहुत अच्छा अभी बहुत शुक्रिया दे रहा हूँ कि सभी सदस्यों को अभी जो बहुत साइंटिफिक बहुत अच्छी रूप में कार्यक्रम ले रहे हैं। ये कल या 14 तारीख के अंदर में हम लोग करोड़, मतलब 1 करोड़ के ज्यादा से ज्यादा करोड़ नंबरों से हम लोग अपील करना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक कॉमन अपील बनाने के लिए निर्णय लिया है। बहुत अच्छी निर्णय है, मैं इसके बधाई दे रहा हूँ। इसलिए ये ऐसा जो नेशनल लेवल का मुख्य रूप में ये मेरा सोचना है कि पहला मेरा सोचना है कि 3 विषयों पर एक अच्छी तरह का कार्य एक्शन प्लान बनाकर हम लोग आगे चलना चाहिए। ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్. చాలా మంది లెఫ్ట్ అయ్యారు. 130 మంది కాస్త 50 మందికి వచ్చాము. ఓకే, ఎక్కువ మంది లెఫ్ట్ అవుతున్నారు కాబట్టి మీరు ఇచ్చిన సూచనలు బాగా ఉన్నాయి. లీగల్గా మనం స్ట్రెంథెన్ అవ్వాలి, ఆర్థికంగా స్ట్రెంథెన్ అవ్వాలి. జాతీయ స్థాయిలో ఉద్యమాలు నిర్మించడానికి కూడా మనం మంచి ప్లాట్ఫామ్ని దీని ఆధారంగా తయారు చేసుకోవాలని మీ సూచన బాగుంది సార్. మనం చాలామంది హ్యాండ్ రేజ్ చేసిన వాళ్ళల్లో సుమిత్ ఆల్రెడీ మాట్లాడి ఉన్నాడు. శ్రీనివాస్ గారు, श्रीनिवास जी आपने बात करने के लिए हाथ रेज किया है, मगर माइक दिया हूँ. ओके आप बात करेगा, जल्दी 1 मिनट में खत्म करिए. माइक म्यूट कर दीजिए राजबाबू जी, आपका माइक, किसी का माइक, శేషాద్రి గారు మీ మైక్ ఆఫ్ చేయండి. ओके श्रीनिवास जी 1 मिनट में कंप्लीट करिए. थैंक यू और बहुत बधाई सभी टीम को, नेहरू दादा को और सभी को सेवा जोहार, हमारे क्रांति पुरखाओं को सेवा जोहार और भारतीय संविधान को और बाबा राव और भीमराव अम्बेडकर जी को सेवा जोहार करता हूँ. जस्ट अभी के जो डिस्कशन हुए, मैं बोलना चाहूंगा जो यूसीसी है, इट इज कॉल्ड एज सिविल कोड. मैरिज एंड डिवोर्स सक्सेशन करते हैं. तुम्हारे दादा है, दादा से రామకృష్ణ గారు మీ మైక్ ఆఫ్ చేయరా, కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी जब सत्ता में आए थे, उन्होंने पहला भाषण दिया था लाल किला में. अगर आपको यूट्यूब में होगा तो जाके देखिएगा. उन्होंने बोला था कि मैं हर रोज नया कानून बदलूंगा. तो उन्होंने पहला कानून, कौन से कानून को हाथ लगाया था? उन्होंने पहला कानून को हाथ लगाया था लैंड एक्विजिशन एक्ट. लैंड एक्विजिशन एक्ट को हाथ लगाया था. लैंड एक्विजिशन एक्ट के इनहेरिटेंस, जो हमारे दादा उन्होंने हमारे दादा दिल्ली में किया था. उसके बाद इसी सरकार ने दूसरा अभी साल में न जाने आइडेंटिटी दिलवाई है. झारखंड में, छत्तीसगढ़ में 12 आइडेंटिटी दिलवाई है, क्योंकि संसद में होती है. सो मेरे दोस्तों, ये जो सरकार है
ये बोल के आ रही है कि मैं हर बार नया कानून बदलूंगा। सो दिस इज अ सिविल कोड। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बोलते हैं कि ये सिविल जो लॉ है वो हमेशा बदला जा। अगर क्या है, क्या हम एक तरीके हमारा जो ट्राइबल है वो आज ट्राइबल एरिया, शेड्यूल एरिया, पार्शियल एरिया, पीटीजी ट्राइब, नॉर्थ ईस्ट ट्राइब, रवि माइक बंद करिए। और ऐसे भिन्न तरीके से अलग अलग है। तो हमें खुद को यूनिटी करना है। अगर हम लोगों का जो लॉज है, जो ट्राइबल लॉज जो हमको प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे पेशा है, ग्राम पंचायत है, फॉरेस्ट राइट एक्ट है, लैंड राइट एक्ट है, कस्टमरी लॉज है, एट्रोसिटी है और इंटरनेशनल लॉज ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अगर ये लॉ लागू हुआ तो यूनो का लॉ हमें पे लागू होगा क्या? हमारे पे पेशा एक्ट लागू होगा क्या? एट्रोसिटी डिफरेंट होगी क्या? सो ये जो कायदा है ये टोटली हमारा जो लैंड है, हमारी जो बाप दादाओं की दौलत है, लैंड के लिए किया गया है। क्योंकि मेरा मानना है कि आज के बाद जो भी कंपनी बनी जाएगी इस देश में वो ट्राइबल लैंड पे होती है। अभी भी सुरजागढ़ में लोह खनिज बहुत ज्यादा हुआ है, वहां पे हमारे लैंड को, हमारी नदियों को खराब किया गया है। अभी नागपुर एरिया में, रामटेक एरिया में आंदोलन चल रहा है, मैंगनीज की खनिजें हुई है। उसको ना फॉरेस्ट राइट एक्ट प्रोटेक्ट कर पा रहा है, ना कोई पॉलिटिकल लोग प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। श्रीनिवास जी कंक्लूड। दिस इज मैं ये करना चाहूंगा कि इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग इकट्ठा है तो हमें अभी जो दादा ने बोला बिल्कुल सही बोला। आज हमको अगर फास्ट एजेटेट करना है, हमें यूथ को टारगेट करना होगा, हमें ट्विटर पे टारगेट करना होगा, हमें आज के आज यूट्यूब चैनल बनाना होगा, हमें आज के आज इंस्टाग्राम बनाना होगा, हमें एक अच्छा वीडियो बना के उसको वायरल बनाना होगा, हमें कॉमन ईमेल आईडी बना के हमें क्या कंटेंट और कहाँ सेंड करना है वो करना होगा, हमें नेशनल लेवल की कोऑर्डिनेशन टीम करनी होगी, हमें नेशनल लेवल की एडवोकेट टीम चाहिए, हमें मीटिंग हर हफ्ते में एक बार करनी होनी चाहिए टू ऑर्गेनाइज, टू इवैल्यूएट और टू स्ट्राइक। और सिर्फ यूसीसी नहीं है, अभी चुनाव बदलने वाला है, महाराष्ट्र की सरकार बदलने वाली है, मध्य प्रदेश की सरकार बदलने वाली है और केंद्र की सरकार अगले साल बदलने वाली है। सो व्हाट्स नेक्स्ट? नया कानून तो बदलेगा, हम सिर्फ प्यास लगी तो कुआं खोदेंगे क्या? नहीं, हमें राष्ट्रीय लेवल पे हमारा एक पॉलिटिकल एजेंडा होना चाहिए। और मेरा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रहेगा कि हमें एक बार वन पॉलिटिकल पार्टी एट अ टाइम और हमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक जाना चाहिए। आई कंक्लूड विद माय सजेशंस एंड थैंक यू, आपने मुझे चांस दिया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू दादा, बहुत अच्छा मुद्दा आपने याद किया है। थोड़ा तेलुगु में ट्रांसलेट करने का वक्त दे दीजिए। థ్యాంక్ యూ దాదా। తెలుగు వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను, ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం వస్తూనే రోజుకొక చట్టాన్ని మారుస్తాను అనే ఉద్దేశంతో అడుగుపెట్టిన ఈ ప్రభుత్వం వస్తూనే భూమి ఎక్విజేషన్ చట్టం మీద దాడి చేసింది. ఇప్పుడు ఆ భూమి అనేది మిగతా ప్రాంతం కన్నా ఆదివాసీలకి చాలా కీలకమైనది. అలాగే ఇప్పుడు ఏదైతే యూసీసీ ద్వారా ఆదివాసీ సమాజం యొక్క ఉనికినే ప్రశ్నార్థకంగా చేసే ఒక ప్రమాదాన్ని మనం తీసుకొచ్చింది. ఇంతకుముందు మాట్లాడిన వాళ్ళు ఏదైతే సూచనలు సలహాలు ఇచ్చారో ఇప్పటికైనా మనం యునైట్ అవుదాము, వేరువేరుగా కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా ఒకే మూమెంట్ని తీసుకొని మనల్ని మనం కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాము. అలాగే సోషల్ మీడియా ద్వారా ఈ ప్రచారాన్ని విస్తారంగా ప్రచారం చేయడానికి కావాల్సిన ఏర్పాట్లు చేసుకుందాము. ఏదైతే ముందు వాళ్ళు చెప్పారో డిగ్రీ కాలేజీలని, యూనివర్సిటీని టార్గెట్ చేసుకొని పనిచేయడం అనేది మంచి ఆలోచన. అలాగే యునైటెడ్ ప్లాట్ఫామ్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం కూడా మంచి ఆలోచన, దాన్ని నేను కూడా సమ్మతిస్తున్నాను. అలాగే మన తరపు నుంచి మన ప్రతినిధి ఎవరైనా ఏదన్నా ఒక పార్టీ నుంచి గెలిచి పార్లమెంట్లో మన కోసం మాట్లాడే వ్యక్తిని మనం ఎన్నుకునే ఒక శక్తివంతమైన సమాజంగా మనం ఎదగడానికి ప్రయత్నించాలని ఆశిస్తున్నాను అన్నారు. థ్యాంక్ యూ. జై సేవ దాదా.